औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबात, मुताले पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 11 के साथ जो है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए हम अपने अगले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, 10 लेक्चर्स हुए हमारे, उसमें हमने बाब नंबर 1 को जो है वो मुकम्मल किया और उसमें हमने देखा कि किस कदर मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद मुसलमान बिलाखिर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 में हम वो देखेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब कायम हो गया तो उसके बाद वो कौन कौन सी मुश्किलात थीं जिसका सामना उस दौर में मुसलमानों ने किया, और फिर हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह अपनी फ़हम व फरासत से काम लेते हुए उस वक्त भी पाकिस्तान को जो है मुश्किलात से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें की। आइए हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आ गया, लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान के क़याम को दिल से कभी कबूल नहीं किया था। लॉर्ड माउंटबेटन और सर रेडक्लिफ ने कांग्रेसी रहनुमाओं को ये कहकर राज़ी किया था कि कमज़ोर पाकिस्तान हम बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज़म होकर रह जाएगा। कायद आज़म की अजीम क़यादत में पाकिस्तानियों ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर अज़्म किया। उन्होंने हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और रफ्ता रफ्ता मसाइल पर काबू भी पा लिया। कौम ने मिसाली जज्बों, मेहनत, दयानतदारी का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। हिंदू अक्सरियत के सूबों से हिजरत करके आने वाले मुसलमान ख़ानदानों पर जो गुजरी वो जुल्म की अंधुकनाक दास्तान है। ये सब्र, इस्तकामत और कुर्बानियों की लामसानी मिसाल भी है। ये अल्लाह ताला का करम है कि तमाम तर मुश्किलात और मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान बना और अब तक कायम व दायम है। अल्लाह ताला हमारे इस मुमलिकत को हमेशा अपनी रहमतों के साए तले रखें, आमीन। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की बका की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ तालिबात, अब हम उन इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा ले लेते हैं जो कि उस वक्त जो है हिजरत के बाद या पाकिस्तान बनने के बाद जिसका सामना जो है मुसलमानों को करना पड़ा। सबसे पहली मुश्किल जो है वो रेडक्लिफ की अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ, यानी कि रेडक्लिफ जिसको जो है सालिसी के तौर पर लाया गया था बरसग़ीर पाक व हिंद में ताकि वो सूबों की मुनसफ़ाना तकसीम कर सके, लेकिन उसने सूबों को मुनसफ़ाना तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं किया। 3 जून के मंसूबे के मुताबिक तय तो ये पाया था कि पंजाब और बंगाल के सूबों को मुस्लिम गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकसीम किया जाए। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान और बाकी इलाके तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। इलाकों की हदबंदी के लिए कमीशन बनाया और उसकी सालिसी कबूल करने पर जो है वो लोग भी तैयार हो गए। एक बरतानी माहिर कानून सर रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आकर गैर मुनसफ़ाना फैसला करने शुरू कर दिए और मुस्लिम अक्सरियत के बाज़ तस्लीम शुदा इलाकों को, यानी वो इलाके जिसमें मुसलमानों की ज़्यादा तादाद थी और ये अंडरस्टूड था कि वो इलाके जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, उसने एक ऐसी प्लानिंग की जिसके तहत वो इलाके उसने हिंदुस्तान में शामिल कर दिए। आबादी के मुताबिक तय पाने वाले नक्शे उस पर खींची लकीरों को बदल दिया गया और इस बात का एतराफ़ रेडक्लिफ ने प्राइवेट सेक्रेटरी ने इस बात का एतराफ़ किया और अब तो ये एक तारीखी हकीकत भी बन चुकी है कि नाइंसाफ़ी करते हुए बाज़ अहम इलाकों से पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया। इन इलाकों में ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलें पठानकोट और बटाला के अलावा ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील ज़ीरा और बाज़ दूसरे इलाके हिंदुस्तान को सौंपे गए। गुरदासपुर के इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल करने से रियासत जम्मू कश्मीर तक का रास्ता हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही आसान हो गया था। सर रेडक्लिफ ने ना सिर्फ मुसलमानों को उनके हकूक़ और उनके इलाकों से महरूम किया बल्कि दोनों कौमों के दरमियान मुस्तकिल मुखालफत का एक ऐसा बीज बो दिया जिसका हल आज तक जो है वो मौजूद नहीं है। यानी मसला कश्मीर अब तक दोनों ममालिक के दरमियान 1948, 1965 और 1971 में 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अब भी मसला कश्मीर जो है वो किसी सूरत में भी हल होकर नहीं दे रहा। दूसरा बहुत अहम मसला जो था वो इंतज़ामी मुश्किलात थी, यानी पाकिस्तान तो बन गया, अब किस तरह से तमाम इंतज़ाम और इंसराम मुल्क चलाया जाए, इसके हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना था। अज़ीज़ तलबात, पाकिस्तान के इलाकों में सरकारी मुलाजमतों पर फाइज गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए। दफातर खाली हो गए, दफ्तरों में फर्नीचर, टाइपराइटर, स्टेशनरी वगैरह का फुकदान था। अक्सर दफातर खुले आसमान तले लगते और हिंदुस्तान जाते हुए दफ्तरी रिकॉर्ड सब कुछ तबाह कर गए, जिसकी वजह से दफातर को नए सिरे से चलाना और उसके तमाम काम को जो है मेनटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। महाजरीन की आबादकारी का मसला।
ऐसा था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया और बहुत से हिंदू जो कि पाकिस्तान में भी रहा करते थे, हिंदू यहाँ से हिजरत करके भारत में चले गए और भारत से जो मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान में आते थे, अब उनको आबाद करना, उनके लिए रहाइश का बंदोबस्त करना, उनके लिए खाना, रहाइश, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस दौर में हमारे रहनुमाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। लाखों खानदान अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए और जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उन्हें हिंदू और सिखों ने कत्ल गारत का निशाना बनाया। उनके खानदानों को मजबूरन पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया। दौरान हिजरत लाखों अफराद हमले में शहीद हो गए। ये बेघर, लुटे पुटे, परेशान हाल मुसलमान जब पाकिस्तान आए तो उनको आर्जी कैंपों में रखा गया। उनकी खुराक, रहाइश, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात की फरहमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तेज़ी से मनसूबाबंदी की। मकामी अवाम ने अपने मुसलमान भाई को खुशामदीद कहा। हुकूमत और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से महाजन की ज़रूरियात पूरी हो गई। तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कैंपों में गुंजाइश न रही, लोगों को सच छुपाने की जगह नहीं मिलती थी। महाजन की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया में हिजरत की इतनी बड़ी तादाद का वाक़या कहीं रूनुमा नहीं हुआ। हिजरत के दौरान ऐसे वाक़यात भी हुए कि मुसलमान की कत्ल गारत में भारतीय फ़ौज हिंदुओं और सिखों के साथ शामिल भी हो गई। अब था असासों की तकसीम। ज़ाहिर है जब सर रेडक्लिफ ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने इलाकों की ही गैर मनसूबाना तकसीम की थी तो वो असासों को किस तरह पाकिस्तान और भारत में मुनासिब अंदाज में या इंसाफ के साथ तकसीम कर सकता था। यहाँ भी भारतीय हुक्मरानों ने नाइंसाफ़ी की। वो बहाने से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। वो पाकिस्तान की मईशत को चूँकि तबाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के असासों को रोक लिया। मुतहदा बरसग़ीर के रिजर्व बैंक में तकसीम के वक्त 4 बिलियन रुपए थे। ये रकम दोनों ममालिक में बराबर की तकसीम होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा उस वक्त जो है 750 मिलियन जो है वो था। ये हिस्सा देने पर भारत आमादा नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को कायम रखने की मजबूरी की वजह से भारत ने एक किस्त में 200 मिलियन रुपए अदा कर दिए। बाकी रकम को रोक लिया गया। भारतीय वजीर जो है पटेल ने पाकिस्तान को कहा कि वो कश्मीर पर भारत का हक तस्लीम कर ले तो सारी रकम अदा कर दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने सौदेबाजी जो है उस पर किसी सूरत में भी जो है एतबार ना किया। उधर गांधी को बैनुल-अक़वामी बरादरी में शर्मिंदा होने का खौफ था। उसने सारी रकम पाकिस्तान को अदा करने को कहा। मजबूरन 500 मिलियन रुपए की एक किस्त पाकिस्तान के हवाले की गई। बकाया 50 मिलियन रुपए अभी तक भारत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे। इस हवाले से नवंबर 1947 में दिल्ली में दोनों ममालिक के दरमियान जो है मीटिंग हुई, जिसमें मायदा हुआ कि दोनों ममालिक ने मायदे की तौसीक भी कर दी, लेकिन अभी तक मायदे पर अमल दरामद ना हो सका। फ़ौज की तकसीम। ज़रूरी तो ये था कि बरसग़ीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों को दोनों ममालिक में हाफ तकसीम किया जाता, लेकिन यहाँ भी नाइंसाफ़ी बरती गई। पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने की एक साजिश जो थी, इसको कामयाब बनाने के लिए भारत ने जो है तमाम असासों को जो है गैर मुनसबाना तौर पर दोनों ममालिक में तकसीम कर दिया। मुस्लिम लीग ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम ना किया और इसरार किया कि फ़ौजी वसाइल और असासे दोनों में मुनासिब तौर पर तकसीम कर दिए जाए। हुकूमत बरतानिया को यह मुतालबा मानना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम किए जाएंगे। मुतहदा भारत में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थीं और उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाई गई हो। भारत का बिना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो क्या, उसकी मशीनरी का भी कोई पुर्जा पाकिस्तान को में मुंतकिल करने पर आमादा ही ना थी। काफ़ी तकरार के बाद ये तय पाया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना सकें। आम फौजी सासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उसको मुस्तरद कर दिया। तंग आकर अंग्रेज कमांडर इन चीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे हालात मजीद बिगड़ गए। यूँ पाकिस्तान को अपना जायज़ हक भी ना मिला और जहाँ तक अफवाज का ताल्लुक है, हर फौजी को इख्तियार दिया गया कि दोनों ममालिक में से जिस मुल्क की फ़ौज का हिस्सा बने वो बन सकते हैं। ज़ाहिर है कि मुसलमान फ़ौजियों ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का इजहार किया। सबसे बड़ा मसला जो है वो दरियाई पानी का मसला है, जो कि अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो किसी न किसी सूरत में चल रहा है। तकसीम बरसग़ीर ने दरियाओं के कुदरती बहाव पर असर डाला। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक दरिया का कुदरती रास्ता बरकरार रखा जाता है और जिन 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक से दरिया गुजरता है उसके पानी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कोई मुल्क दरिया का रुख नहीं बदल सकता और दूसरे मुल्क को आबी वसीले से महरूम भी नहीं कर सकता। बरसग़ीर में इस हवाले से भी बहरान पैदा हो गया। पंजाब और सिंध को दरिया सिंध और उसके मामून दरिया झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास जो थे वो सैराब करते थे। पंजाब 2 हिस्से में जब तकसीम हुआ तो दरियाओं में भी तकसीम अमल में आ गई। रावी, सतलुज और ब्यास भारत की सरजमीन से गुजरकर पाकिस्तान में दाखिल होते थे। भारत से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। उसने अप्रैल 1948 में
मगरबी पंजाब को आने वाले पानी का जो रास्ता है उसको रोक लिया। ये कदम पंजाब और सिंध की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ था, क्योंकि इन इलाकों में फसलों की आबियारी का यकीनी जरिया दरिया ही थे। यहाँ बारिशें बहुत कम होती थी। भारत की तरफ से पानी की बंदी सूखे और कहत का बायस बन सकती थी। पाकिस्तान की ज़राअत का दारोमदार ज़्यादातर दरियाई पानी पर है। एक बड़ी ज़्यादती नेटफ्लिक्स की सरबराही में बनने वाले हदबंदी कमीशन ने की। उसने सरहद का तयन करते वक्त अक्सर हेडवर्क्स मुस्लिम मकसदी इलाकों में होने के बावजूद भारत के हवाले किए। ये साजिश पाकिस्तान की ज़राअत और मीशत को तबाह करने का एक बहुत बड़ा एक जरिया बनी। भारत ने दरिया सतलुज और सतलुज डैम बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज भी किया। अगर बंद बनता तो तबाही और कहत का सामना करना पड़ता था, इसलिए आलमी बरादरी को अपने मसले से आगाह भी कर दिया। आलमी बैंक ने इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। कसीर रकूम मुख्तस की गई। काफ़ी गौर फिक्र के बाद आलमी बैंक की मदद से दोनों ममालिक में मायदा सिंतास मायदा 1960 में तय पाया। इसके मुताबिक 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत का हक उस पर मान लिया गया और बाकी 3 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक जो है वो समझ लिया गया। मंगला और तरबेला 2 बड़े डैम और 7 लिंक कैनाल बनाए जाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन सिंतास मंसूबे की बदौलत दरियाई पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की फ़िक्र दूर हो गई। अजीज़ तलबात, ये तो हमने अभी चंद मसाइल, इब्तदाई मसाइल का जिक्र किया। अपने लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसी उन्वान को इंशाअल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।